तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री का सेशन है और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में अब तक बहुत सारी वीडियोस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अब उसी सिलसिले में इसी सीरीज़ में आज थोड़ी सी बात अर्थशास्त्र की, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र की, ठीक है ना। अर्थशास्त्र जो कि मौर्य वंश को जानने का प्रमाणिक या सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब मज़े की बात यह है कि इसको लेकर के विवाद है कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी या किसी और ने लिखी। इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो जिस राजा के बारे में बातें की गई हैं या जिस साम्राज्य के बारे में बातें की गई हैं, क्या वो मगध एम्पायर के बारे में है, मौर्य वंश के बारे में है? क्योंकि अर्थशास्त्र में जो स्टाइल है या शैली है, जैसे कहते हैं ना हिंदी व्याकरण में अन्य पुरुष सर्वनाम, तो अन्य पुरुष स्टाइल में लिखी गई है। इसमें ना तो पाटलिपुत्र का नाम आया है, ना चंद्रगुप्त मौर्य या किसी अशोक का नाम आया है, ना बिंदुसार का नाम आया है, ना मौर्य वंश का नाम आया। लेकिन अर्थशास्त्र में जो कहानियाँ दी गई हैं, जो इसकी स्टाइल है, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं, जो कि लगभग सही है, कि अर्थशास्त्र जो लिखी है वो कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी है। और ये जो कुछ भी इसने इसमें डिस्कशन जो किया है, चाहे पॉलिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वो मौर्यों के समय का है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अर्थशास्त्र नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें अर्थव्यवस्था की बातें नहीं की गई हैं। उसका अर्थशास्त्र से लेना देना कोई नहीं है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो 15 अलग अलग चैप्टर्स में, 15 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। और इसका जो मुख्य थीम है, मेन थीम जो है, या किस के लिए लिखा गया है, किस वजह से लिखा गया है, किसको बताने के लिए लिखा गया है, तो राजनीति और प्रशासन को बताने के लिए लिखा गया है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग जानते ही हो, मैंने यहाँ लिखा भी है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। और कौटिल्य को हम कहते हैं भारत का मैकियावेली। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य तीनों एक ही नाम है। कौटिल्य को हम कहते हैं भारत का मैकियावेली, ठीक है। अर्थशास्त्र इसने लिखा है। अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है? राजनीति और प्रशासन का। मैंने अब लिख दिया, इसकी थीम जो है राजनीति और प्रशासन पे है। इसके 15 भाग हैं। अर्थशास्त्र के कुल 15 भाग हैं। 15 के 15 भाग मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जानबूझ के 5वां लिखा नहीं है, मैं आपसे वो नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इन 15 भागों में जो पहला भाग है उसमें ये बताया गया है कि राजा का खुद का व्यवहार कैसा हो। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, अब मैं 2 जिंदगी जीऊँगा, एक मेरी पर्सनल लाइफ जो मैं अपने घर में जीता हूँ, और एक जो मैं आपके सामने जीता हूँ, ठीक है ना, आपके सामने या सोसाइटी में जीता हूँ। तो एक टीचर का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, उसे किस नैतिकता का, किस आचार का, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, किसका पालन करना चाहिए। सेम राजा का व्यवहार, राजा का आचरण, राजा को किन किन नैतिकताओं का, मॉरल्स का पालन करना चाहिए, वो पार्ट 1 में बताया गया, या इसके भाग 1 में बताया गया। दूसरा भाग जो है उसका नाम है अध्यक्ष प्रचार। 26 तरह के अध्यक्षों का जिक्र किया गया है अर्थशास्त्र में। अच्छा, अभी अध्यक्ष होते क्या हैं, अभी जब मैं मौर्य एम्पायर आपको पढ़ाऊँ, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ पर यही बताता चलूँगा कि अध्यक्ष, इसमें 26 तरह के अध्यक्षों की बात की गई है। तीसरे और चौथे भाग में 2 तरह के कोर्ट की बात की गई है। पहला धर्मस्थलीय कोर्ट और दूसरा कंटक शोधन कोर्ट। कंटक शोधन कोर्ट जो है ना, वो फौजदारी प्रकार के कोर्ट होते हैं या होते थे, और धर्मस्थलीय कोर्ट जो हैं वो दीवानी प्रकार के कोर्ट होते थे। इनको भी जब मैं मौर्य जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपसे मैं बात करूँगा उस समय बताऊँगा। फिर जो तीसरा और चौथा 5वां भाग में जानबूझकर कहा गया। छठा भाग जो है वो राज्य के 7 अंग, जिसे हम कहते हैं ना सप्तांग सिद्धांत, उसके बारे में बात करता है। ये कहता है कि किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए, राजा किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए, अच्छा हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं ना, आँख, कान, हाथ, किसी से हम देखने का काम करते हैं, किसी से हम, है ना, जोर लगाने का काम करते हैं, है ना, जांघों पे हम खड़े हैं, बिना जांघों के तो फिर हम रहेंगे ना, है ना। तो जिस तरह से हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, या जिनके बिना हम दिव्यांग हो जाएंगे, उसी तरह से चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किसी भी साम्राज्य के 7 महत्वपूर्ण हिस्से बताए हैं, 7 महत्वपूर्ण अंग बताए हैं, जिन पर उस साम्राज्य की स्थिरता और उसका विकास डिपेंड है। उनको हम कहते हैं साम्राज्य के 7 अंग। इसी को हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र में जो सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है, 7 ऑर्गन्स या 7 पिलर सिद्धांत दिया, वो तो अक्सर कभी तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल आ जाएगा कि सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? साम्राज्य से। किसने दिया? चाणक्य ने। किसमें दिया? अर्थशास्त्र में दिया, ठीक है। तो उसने कहा कि भी किसी भी साम्राज्य की स्थिरता के लिए 7 चीज़ों पर आपने विशेष ध्यान देना है। नंबर 1, राजा को वो सबसे महत्वपूर्ण कहता है। वो कहता है कि ये किसी भी साम्राज्य का सिर है। अगर सिर अलग हो जाए तो कहानी खत्म है ना। हाँ, तो राजा को वो किसी भी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता है। दूसरा, अमात्य।
अमात्य वो हैं, अमात्य किनको कहा गया, देखो अमात्य, महामात्य, तीर्थ, पुरोहित, अध्यक्ष, ये लगभग मिले जुले नाम हैं, लेकिन इनमें क्या हायरार्की है, अमात्य और तीर्थ में क्या अंतर है, अभी मैं जब आपको मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो उस समय जो मंत्री और टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उच्च प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी और मंत्री जो होते थे, उन्हें आमतौर पर उनकी एक संज्ञा थी, उनको हम किससे पहचानते थे, अमात्य से, है ना। जैसे मंत्रियों का ग्रुप क्या होता है, मंत्रिपरिषद। तो दूसरे नंबर पर जो राज्य में या साम्राज्य के ऊंचे स्तर के मंत्री और अधिकारी हैं, उनकी बात करता है, कहता है अमात्य। अमात्य को वो साम्राज्य की आंखें बताता है। तीसरे नंबर पर कहता है जनपद। जनपद का मतलब जिला। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई है वो आर्यों के समय से ही शुरू हो गई है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में भी उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, क्योंकि हमने उनकी जो लिपि है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें जानकारी होती नहीं है। सबसे पहले आर्यों के समय में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तबस्सुम। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की गांव। हाँ, गांव, अनेक गांव मिले, गांव से क्या मिले, बन के मिले कबीले। बहुत सारे गांव आपस में मिले, कबीले बन गए। बहुत से कबीले आपस में मिले तो बन गया जन या जनपद, है ना। वो आर्यों के बाद बहुत सारे जन इकट्ठे हुए, बन गया महाजनपद। ओके, तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव, गांव के बाद कबीला और कबीले के बाद जन या जनपद। तो अब इसका मतलब क्या है, एम्पायर जो है बहुत सारे जनपदों में बटा हुआ है ना। जनपदों के ऊपर होते थे प्रांत। तो वो जनपदों को कह रहा है साम्राज्य की जांघें। देखो जांघें जो है ना, हमारा बोझ उठा रही हैं, तो कहता है जनपद बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरे साम्राज्य की जांघें हैं। फिर नेक्स्ट कहता है दुर्ग, किले। जो एम्पायर में जगह जगह जो किले हैं वो हमारे साम्राज्य की बाहें हैं। फिर उसके बाद आता है कोष यानी खजाना, ट्रेजरी। वो कहता है साम्राज्य का मुँह है ये। उसके बाद दंड, दंड यानी कि सेना। इसको मस्तिष्क भी कहता है कि साम्राज्य के लिए एक कुशल सेना होना बहुत ही ज़रूरी है। दंड का मतलब इसको उसने क्या कहा है, पनिशमेंट नहीं, सेना, आर्मी। तो साम्राज्य के पास सेना होना बहुत ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट मित्र। उसने कहा मित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये राजा के लिए या साम्राज्य के लिए कान का काम करेगा। तो इसमें सबसे ऊपर किसने रखा है इसको, सप्तांग सिद्धांत में सबसे ऊपर किसको रखा है, राजा को। और सबसे लास्ट में किसको रखा है, मित्र को। तो आप मान लीजिए वनडे एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी वनडे एग्जाम या ग्रुप सी का एग्जाम देने जाएंगे, तो आपसे पूछेगा सप्तांग सिद्धांत किसका है, कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या है, और कुछ नहीं। जब आप IAS का एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे पूछेगा ये क्या क्या है ना। और उसमें बहुत कठिन आएगा तो उसकी हायरार्की क्रम भी आपसे पूछ लेता है। तो अब मैंने आपको समझा दिया, अब इसको याद कैसे करना है वो आपकी हेडेक है ना। ओके, फिर सातवां, अच्छा हाँ, ये छठा मित्र, सातवें के बाद नहीं, यहाँ तक सप्तांग सिद्धांत खत्म हो गया, यहाँ तक सप्तांग सिद्धांत खत्म हो गया। उसके बाद आता है इसी अर्थशास्त्र में, वो कह रहा है विदेश नीति के तत्व। सातवां अर्थशास्त्र में कुल कितने चैप्टर हैं, 15। सातवें चैप्टर में कह रहा है कि विदेश नीति के 6 तत्व होने चाहिए। किसी भी राजा को अपने पड़ोसी देशों से जो व्यवहार करना है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। उसने कहा विदेशी नीति के खास 6 एलिमेंट हैं। कौन से, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। इनको रट लेना है ना। फिर 8वां नंबर आ रहा है दुर्गुण। अब एक टीचर में अगर टीचर मान लो सार्वजनिक रूप से कहीं शराब पी रहा है ना, तो उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। झगड़ा टंटा कहीं कर रहा तो उसकी इमेज पर असर पड़ेगा, है ना। खड़े होकर पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट ये चल रहे हैं तो उसकी इमेज पर असर पड़ेगा। तो वो टीचर के व्यवसाय के लिए वो चीज़ें हानिकारक हैं। तो उसी तरह से राजा की ऐसी आदतें, राजा के ऐसे व्यवहार जो उसकी इमेज को, उसकी पोजीशन को, उसकी पावर को कम करते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे राजा को बचना चाहिए, उसमें लिखा दुर्गुण। ऐसी चीज़ें जो राज्य के लिए, साम्राज्य के लिए घातक हैं, उसके बारे में बताया गया 8वें चैप्टर में। 9वें चैप्टर में वो कह रहा है कि आप अपने पड़ोसियों पर हमला किस तरह से करेंगे, पड़ोसियों को जीतने का तरीका, ठीक है ना। 10वां आप युद्ध कैसे जीतें। यहाँ पर देखें ना आप, पड़ोसियों पर हमला करने का तरीका, फिर नेक्स्ट 10वें में है युद्ध कैसे आप जीतें। 11वां कह रहा है कि दुश्मनों के संग में आप कैसे फूट डालें। लोगों ने आपके खिलाफ जो है अलायंस बना रखा है। 1 मिनट जरा इसको रोक लेना। तो खैर 10वां नंबर उसमें ये बताया कि युद्ध कैसे जीते हैं। और फिर 11वां नंबर है कि दुश्मनों ने अगर आपके खिलाफ अलायंस बना रखा है तो उसमें फूट कैसे डलवानी है ना। फिर 12वां जो चैप्टर है कह रहा है कि जो कोई शक्तिशाली राजा है किसी कमज़ोर राजा पर हमला करता है तो कमज़ोर राजा उससे कैसे बचे, इसके तरीके बताए गए हैं।
13वां है, इसमें किताबों में लिखा रहता है दुर्ग लंघोपाय, यानी कि अगर किसी किले को तोड़ना है, जीतना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। फिर 14वां है कि तमाम तरह की मेडिसिन, खास करके वही जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ जो हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, वेदों में पुराणों में बहुत सारे मंत्र हैं, उनके क्या रहस्य हैं। रहस्य का मतलब उनके बारे में जानना, ओरिजिन क्या है, क्या उनके फ़ायदे हैं, तमाम तरह की औषधियाँ, तमाम तरह के मंत्र, उनका महत्व क्या है, उनके उपयोग क्या है, ये औषधियाँ जो हैं आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसके बारे में भी बताया गया। और 15वां जो है जंत्र मंत्र जादू टोना, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ओके, समझ रहे हैं आप। तो ये हमने किसकी बात की, चाणक्य के अर्थशास्त्र की। तो रिसर्च करके लिखा है, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।